औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की चुनावी जनसभा में तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हसनपुर नगर पालिका परिषद के उम्मीदवार मेरे बड़े भाई जनाब चमन अंसारी साहब, जनाब शहजाद खान साहब, जिला सदर जनाब निजाम नश्तर साहब, शहर सदर जनाब यूसुफ अब्बासी साहब, विधानसभा के अध्यक्ष जनाब मेहताब शेख साहब, आपके हसनपुर के चुनावी प्रभारी मेरे बड़े भाई एडवोकेट शकील साहब, हमारे चीफ जनरल सेक्रेटरी जनाब शमीम अहमद तुर्क साहब, यहाँ पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मेरे जिम्मेदार साथी, मुअज़्ज़िज़ सामईन, आज चूंकि चुनावी जनसभा है, इसके पहले भी मैं आपके दरमियान में मुझे लगता है कि इसी मुकाम पर एक जलसा हो चुका है। आज बहुत ज्यादा वक्त मैं आपके दरमियान में नहीं दे सकता, क्योंकि लगातार मैं ये तीसरा प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि आप सबको आने वाली 4 तारीख को एक फैसला लेना है। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन अब राजा आवाम के दरमियान से पैदा होता है। वो राजा मेहरानी के पेट से भी पैदा हो सकता है, किसी गरीब की झोपड़ी से भी निकल करके बन सकता है। इसका फैसला हिंदुस्तान की आवाम करती है। जमहूरियत में एक मर्तबा आवाम को ये मौका फराहम होता है कि वो अपने दरमियान से अपना नुमाइंदा चुने। एक दिन अगर आप सही फैसला लेते हैं तो 5 साल तक आपको पछताना नहीं पड़ता। एक दिन अगर आपने जज्बात में फैसला लिया, ज्यादातर तो हम लोग जज्बात में ही वोट डालते हैं, जज्बात का हम इस्तेमाल सही नहीं करते। हम 75 सालों से हमने कभी अपने कंडीशन पर वोट नहीं डाला। कभी हमने ये नहीं कहा कि विधायक जी आप जीतने के बाद हमारे इलाके में डेवलपमेंट का काम क्या करेंगे, क्या हमारे इलाके में अच्छे स्कूल की तामीर करेंगे, क्या हमारी बच्चियों के पढ़ने के लिए आप डिग्री कॉलेज खोलेंगे, क्या इंटर कॉलेज खोलेंगे, क्या आप मदरसे खोलेंगे, क्या हम गरीब बच्चों की शादी के लिए कोई शादी हॉल खोलेंगे। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है वो कैसे करेंगे? क्या आप इस तरीके के इंतजाम, क्या हमारे इलाकों में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, क्या हमारे जो अस्पताल चल रहे हैं आप उसमें अच्छे इंतजाम करेंगे, क्या उसमें एक्सरे की मशीन और टेक्नीशियन होगा, क्या अस्पताल में डॉक्टर होगा? हम कभी भी इस मुद्दे पर कभी वोट नहीं डालते। क्यों? मेरी बात सही? क्या कभी आपने सवाल किया? नहीं किया। आपने जज्बात में आकर के बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी को वोट दिया, बीएसपी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया। इन तमाम लोगों ने आपके वोटों की भीख से उत्तर प्रदेश में 4 मर्तबा हुकूमतें बनाई। आप मुझे बताइए कि आपको क्या मिला? रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, सक्सेस कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है।
जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। कौन है जिम्मेदार? हमने जिनको वोट डाला, हमने जिन्हें इख्तियार की कुर्सियों पर पहुंचाया, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? 5 साल गुजर जाता है, हमारे इलाकों की तरफ पलट करके कोई नहीं देखता। कोई ये नहीं देखता कि 5 साल हमने कितनी तकलीफ से गुजारे। कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारे इलाकों में स्कूल नहीं है तो हम कब चालू करें। गोश्त गाय के नाम पर मार दिया जाता, हमारे घरों पर हमसे कोई हालात को पूछने नहीं आता। हमारे कारोबार को बंद कर दिया जाता, हमारे हालात कोई पूछने नहीं आता। हमारे साथ ज्यादतियां होती, हमसे कोई पूछने नहीं आता। हमको उम्मीदें किससे? हमने जिसको वोट डाला। अगर आपने आज चमन अंसारी को वोट डाला, यकीनन कल आपको उम्मीदें चमन अंसारी से होगी कि मैंने चमन अंसारी को वोट डाला है। तो एक फोन पर अगर चमन अंसारी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि मैंने फैसला गलत कर लिया। लेकिन हम 75 साल से गलती पर गलती अपने फैसले गलत करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वक्त के हालात क्या हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। 15 दिन नहीं बल्कि 1 महीने से अगर आप टेलीविजन खोलते हैं तो आपको गैस के दाम के बारे में नहीं, डीजल के दाम के बारे में नहीं, पेट्रोल के बारे में नहीं, महंगाई के बारे में नहीं, बेरोजगारी के बारे में नहीं, डेवलपमेंट की बात नहीं, बल्कि सिर्फ एक बात होती है। वो कौन सी बात? अतीक 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 अतीक। 1 महीने से टेलीविजन पर यही चलता। योगी आदित्यनाथ जी आज से 3 दिन पहले सहारनपुर में खड़े होकर के जनसभा में कहा, उन्होंने शामली में खड़े होकर के कहा कि उत्तर प्रदेश से माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया। योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो कौन से माफिया थे जो पुलिस की मौजूदगी में एक एमपी और उसके भाई को कैमरे के सामने, लाइट के सामने, पुलिस वालों की मौजूदगी में उसके हाथ में हथकड़ी और उसको पिस्टल से 18 गोलियां मार दी। वो कौन से माफिया थे? अगर अतीक अहमद माफिया थे, उनके भाई माफिया थे, तो क्या उसका फैसला गन करेगी या अदालत करेगी? हमारा देश हमारे देश के संविधान से चलेगा या योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं बड़े अदब और एहतराम से कि आपके पुलिस की गन से चलेगा? क्या हमारा देश की अदालतों में ट्रायल चलेगा या मीडिया के चैनलों में ट्रायल चलेगा? मीडिया ये तय करेगी कि कौन क्रिमिनल है, कौन क्रिमिनल नहीं है। आज एक मखसूस तबके को टारगेट किया जाता, ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल। जिस तबके का ताल्लुक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से है, उस तबके के लोगों के घरों पर बुलडोजर कब चलेगा? आपका बुलडोजर सिर्फ हमारे घरों पर क्यों आ रहा है? आपने जो माफियाओं की लिस्ट जारी की, उसमें 70% माफिया आपके परिवार से ताल्लुक रखने वाले हैं। उनके घरों पर बुलडोजर कब? हमारे घरों पर बुलडोजर तो वक्त से पहले अदालत का फैसला नहीं आता, हमारा घर गिर जाता। FIR दर्ज होती है, हमको गोली मार दी जाती। अभी एक रिपोर्ट आई
कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट में 183 लोगों का इनकाउंटर हुआ, जिसमें 53 मुसलमान थे, जिसमें 53 मुसलमान थे। यानी ये तादाद 30% से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में हमारी आबादी 20% है, हमारा इनकाउंटर 30% है। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? अगर यही सवाल हम वक्त की हुकूमत से पूछते हैं तो समाजवादी का मुसलमान चपरासी कहता तुम बीजेपी की भी क्यों हो, इससे बीजेपी को फायदा है, कहते हैं ना। हम सवाल नहीं कर सकते। अरे हक बोलना हमारे खून में है। तुम गोलियां चलाओ, हमारे सीने हाजिर हैं, लेकिन हम वो नहीं है कि तुम्हारी गोलियों से डर करके हक बात को नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये जो आज नाइंसाफियां हो रही है, इन नाइंसाफियों के खिलाफ आपको और हमें लड़ना पड़ेगा। और वो लड़ाई जमहूरी तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वो तरीका क्या है? हमें बुलेट की जरूरत नहीं है, हमें बैलेट की जरूरत है। किसी को भी तख्त पर बैठाना और तख्त पर लेटाना ये आपका वोट तय करेगा। अब आपको बुलेट चलाने की जरूरत नहीं है। बैलेट से बादशाहों को बैठाया और उतारा जाता है। अगर इस नाइंसाफी के खिलाफ हम मैदान अमल में आए, लोगों ने हमसे सवाल किया, कहा आप क्यों उत्तर प्रदेश में आ गए? नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? क्या उत्तर प्रदेश किसी के अब्बा की जागीर है? क्या उत्तर प्रदेश हमारा नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश आपका नहीं है? क्या आप किसी पार्टी के बधुआ मजदूर हैं? क्या हम किसी के गुलाम हैं? हम किसी के गुलाम नहीं है। अगर मजलिस उत्तर प्रदेश में आई है तो संविधान ने हमको वो राइट दिया है कि नाइंसाफी के खात्मे के लिए जमहूरियत में जमहूरी अंदाज से और जमहूरी तरीके से हम अपने सियासी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के अवाम के दरमियान से हम अपना नुमाइंदा चुन करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा, हिंदुस्तान की लोकसभा, नगर पालिका के अंदर भेजाए ताकि तमाम लोगों के साथ इंसाफ हो। हमारा यही मकसद है। हमारा मकसद नाइंसाफी का खात्मा है। आता हूं भाई, सपा कांग्रेस आता हूं। इन्हीं लोगों ने तो हमारी जिंदगी को बर्बाद किया। आप वक्त दे दीजिए, इंशाअल्लाह सारे लोगों का एक्सरे पोस्टमार्टम होगा, आप परेशान ना होइए। चमन भाई कह रहे हैं कि समाजवादी, कांग्रेस, बसपा, अरे मालूम है सबको पंचर हो गई साइकिल, सब जानते हैं हाथी पागल है, सब जानते हैं पंजाब खूनी है, सब जानते हैं कि कमल कीचड़ में है। तो न कोई कमल की कीचड़ की उस गंदगी में जाना पसंद करेगा, न कोई पंचर साइकिल का इस्तेमाल करना चाहेगा, न बेलगाम सवारी का इस्तेमाल हमारे यहाँ हराम है। हमारे यहाँ बेलगाम, अरे गल तो सूख गया, छोड़िए उसकी बात, क्या करेंगे आप। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, खुदा की कसम अगर हमारे साथ नाम नहाद सेकुलर पार्टियों ने इंसाफ किया होता तो हम उत्तर प्रदेश में नहीं आते। लेकिन ना इंसाफी आपके हमारे साथ सताया, मारा हमें गया, इबादत गाहें हमारी तोड़ी गई,
लेकिन जिन्हें हमने अपना कायद समझा, अपना लीडर समझा, एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहे, कभी हमारे लिए इन्होंने आवाज नहीं उठाई। मेरा ताल्लुक किसी सियासी घराने से नहीं है। मेरे वालिद मोहतरम या मेरे दादा जान कोई एक MP या MLA या मिनिस्टर नहीं रहे, प्रधान भी नहीं रहे। मैं एक ताजिर का बेटा अगर आपके दरमियान में अपना सब कुछ छोड़ करके आया हूं, तो खुदा की कसम जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अदालत में जब जाऊंगा तो कहूंगा कि अल्लाह जब तक दिया नाइंसाफी के खात्मे के लिए लड़ता रहा। यही मेरी जिंदगी का मकसद है। अगर आप ये समझ रहे हैं, मैं 2013 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर के उत्तर प्रदेश की गली कूचों में दौड़ रहा हूं। मैंने आज तक मजलिस के झंडे के नीचे कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। समझ कामयाब हो जाएंगे, मैं कामयाब हो गया, यही मेरी जिंदगी का मकसद। एक लीडरशिप खड़ी हो जाए। हम आपके नेता बनने नहीं, बैरिस्टर साहब आपके नेता बनने नहीं, बल्कि खुदा की कसम हम आपके दरमियान से नेता निकालने आए हैं। छोड़ो समाजवादी पार्टी की गुलामी को, छोड़ो BSP की गुलामी को, छोड़ो कांग्रेस की गुलामी को। आओ मुत्तहिदा तौर पर एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह ऐसे खड़े हो जाओ, कितनी भी आंधियां आ जाए, कभी भी उन आंधियों में पत्थर और दीवारें नहीं जाती, बल्कि उन आंधियों में, उन हवाओं में अगर कोई बहता है तो वो खल और पतवार बहते हैं। लोग कहते ना हवा का रुख देख करके जाएंगे, हवा में कौन बहता? वजनदार तो नहीं बहता ना। हवा में बहने वाले कौन? कागज है उड़ जाता है, कचरा है उड़ जाता है, प्लास्टिक है उड़ जाता है। आप और हम तो हवा नहीं है ना। हम तो 313 के हजारों पर गालिब आए। हम कमजोर तो नहीं है ना। नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अपने आप को कमजोर मत समझना। सबने हमें धोखा दिया, सबने हमें लूटा, हमारे वोट को बेवा का माल समझा, हमारे वोटों से हुकूमतें की, उनकी औलादें अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया में, हमारे इलाकों में हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में। यही नाइंसाफी। जमहूरियत में नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता सियासत का रास्ता। इसी रास्ते पे चल करके तुम अपनी हिफाजत, अपने घर की हिफाजत, अपने दीन की हिफाजत, मदारिस की हिफाजत, मसाजिद की हिफाजत कर सकते हो। आज से 3 दिन पहले दिल्ली के अंदर गाजीपुर में 56 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया गया, शहीद कर दिया गया। किसकी हुकूमत है दिल्ली में? अरविंद केजरीवाल की। चलो अब तो MCD पर भी तो उसी का कब्जा है ना, अब तो मेयर भी तो उसी का है ना। तो ये जुल्म, ये ज्यादती का खात्मा अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो सियासत का रास्ता है। जाओ हैदराबाद घूम करके आओ, जाओ एक मरतबा जा करके देख के आओ। जो आजादी आपको, आपके समाज को हैदराबाद में मिलती है, मैंने पूरे हिंदुस्तान में कोई हर शहर को देखा है कमोबेश, मैंने वो आजादी नहीं देखी। रात को 3 बजे मेरी बहन या बेटी स्कूटी से सड़कों पे जाए, किसी माँ के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है कि मेरी बहन की तरफ आंख उठा करके देखे। और आज यहां अगर हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, महफूज नहीं है। अगर हम बस में सफर कर रहे हैं, महफूज नहीं है। हमारे घर की हांडियों तक को चेक कर लिया जाता है, हमारे हाथ के थैले को चेक कर लिया जाता है। ये हालात हमारे क्यों आए? कभी आपने सोचा नहीं? क्योंकि आपने बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ वोट डाला। अगर आपने अपने हालात में तब्दीली नहीं लाई, हमारी तो गुजर गई,
लेकिन हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा कभी आपने सोचा? नहीं सोचा मेरे दोस्तों। मैं आपसे बस यही अपील करने आया हूं, यहां कांग्रेस पार्टी के भी एक उम्मीदवार है। आप बताओ मुझे कि बाबरी मस्जिद का ताला किसकी हुकूमत में खुला? किसकी हुकूमत में खुला? किसकी हुकूमत में? 1980 मुरादाबाद के अंदर गोलियां चलाई गई ईद के रोज ईदगाह में, अनऑफिशियल 500 लोगों को ईद के रोज शहीद किया गया। किसकी हुकूमत थी? हाजीपुरा के अंदर 47 नौजवानों को पीएससी की वैन में डाल करके गाजियाबाद की घंटनहर में ले जाकर के गोली मारी गई। किसकी हुकूमत थी? बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखी गई। किसकी हुकूमत थी? मंदिर का शिलान्यास किया गया। किसकी हुकूमत थी? बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। किसकी हुकूमत थी? क्या सलमान खुर्शीद ने नहीं कहा था अलीगढ़ में कि कांग्रेसियों के कुर्तों पर, हमारे कपड़ों पर मुसलमानों के खून के धब्बे हैं? क्या नहीं कहा था? ये खूनी पंजा, हमने टिकट नहीं दिया, आप हमारे साथ रुकते। लेकिन आपको तो नशा है, आपको बीजेपी भी देती थी, आप उससे भी लड़ जाते क्योंकि आप पूरा फुल नशे में, आप फुल नशे में है। आरएसएस को पालने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। आरएसएस को दूध पिलाने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। 100 से ज्यादा एमपी इस वक्त बीजेपी में है, वो कांग्रेस पार्टी के हैं। क्या मेरी बात गलत? हजरत हमारे साथ रुक जाते। माशाअल्लाह, चेहरा नूरानी, आप भी बड़े खूबसूरत। 2 बार मैं आपके घर पे भी गया। एक बार गया तो खैर चाय मिली भाई के पास, दोबारा आप बुलाए, घर पे पहुंचा तो घर से ही आप गए। अब आप लोगों से कहते फिर रहे, फेसबुक पे लिखते फिर रहे कि हमने पैसा ले लिया। अरे पैसा लेते तो तुमसे लेते, इसके पास क्या है? बताओ मुझे। और सुनो, तुम नहीं, तुम्हारे आका के आका के आका के आका मुझे नहीं बल्कि मेरे एक शहर सदर को नहीं खरीद सकता। और तुम मुझे खरीदने की बात कर रहे हो। बड़े बड़े लोग आए मेरी कीमत लगाने वाले, लेकिन मेरी जूतियों की कीमत नहीं लगा पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर हम अपने घरों से निकले हैं तो हम अपने सर पर कफन बांध करके निकले हैं इंसाफ की लड़ाई में। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी के लोग, जरा उनसे पूछिए कि आपके एक एमपी को गोली मार दी गई, आप खामोश क्यों? आपके नेता विधानसभा में तो उमेश पाल हत्याकांड में आपने उकसाया आपने वहां पर विधानसभा के अंदर। मुख्यमंत्री ने खड़े होकर के कहा मिट्टी में मिला दूंगा। पूछा कब मिलाओगे? इसका मतलब क्या था? तुम दोनों मिले हुए थे। इसका मतलब तुम दोनों मिले थे, पूरे परिवार को खा गए। 19 साल का बच्चा जिसके ऊपर 151 का मुकदमा नहीं, झांसी में ले जाकर के इनकाउंटर कर दिया गया। क्या दिल पे गुजर रही है? आपने इल्जाम लगा दिया, मास्टरमाइंड आपने बना दिया कि उनकी बीवी मास्टरमाइंड। बेटे की मौत हो गई, मार दिया गया, चेहरा नहीं देख पाए। समाजवादी के लोगों, तुम्हारे एमपी थे, तुम खामोश। अरे उस बाप के दिल, उस मां के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसने अपने 19 साल के बेटे और दूसरे ने अपने चावल को खो दिया, दोनों का चेहरा नहीं देखने दिया गया। सोच सकते हो ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? इसका खात्मा कैसे करेंगे?
कौन बोलेगा आपके लिए? हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं बोलते हैं, जब कोई नहीं बोलता तो हम बोलेंगे, एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है हमसे, यूपी गवर्नमेंट से पूछा कि आप बताइए कि आप गुजरात से आप लेकर के साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की हाई कोर्ट में ला रहे, तो 25 गाड़ियों का काफिला पुलिस वालों का वज्र वाहन में लेकर के आ रहे, नॉन स्टॉप 1300 किलोमीटर का सफर, न किसी होटल पे चाय, न खाना, न खा रहे, न कुछ किसी को खाने दे रहे। उसके बाद आप यहाँ कोर्ट में ला रहे, दूसरे दिन नॉन स्टॉप जा रहे, 25 गाड़ी, 150 पुलिस वाले, और जब इलाहाबाद में रात को 10 बजे आप खुली जीप में लेकर के घूम रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है यूपी गवर्नमेंट से, वज्र वाहन कहा थी, अस्पताल के डॉक्टर को नहीं पता कि यहां पर एक एमपी का मेडिकल होना है। उन्होंने अपने बयान में कहा हमको इत्तला नहीं थी। आप एम्बुलेंस में क्यों नहीं लाए? आप पुलिस वालों की खुली डग्गा मार जीप में लेकर के आए। अच्छा, वो जो 3 ने गोली मारी कैमरे के सामने, आपने देखा 1 महीने में 2 मरतबा गुजरात से लाया गया, 1 मरतबा आपने देखा उनको मीडिया से बात करने दिया गया नहीं ना? तो फिर मीडिया वाले वहां पहले से मौजूद तीनों हत्यारों जो जिन्होंने हत्या की, उन तीनों को कैसे पता चला कि यहां मीडिया से बात करेंगे कि वो भी मीडिया बन के पहुंचे? उनको किसने इत्तला दी? उनको होटल में प्रयागराज में किसने रोका? उनका आधार कार्ड डुप्लीकेट किसने बनाया? उनके पास, उन कुत्तों के पास रहने को घर नहीं था, 8 लाख रुपए की उनको पिस्तौल किसने दिलाया? किसने दिलाया? क्या इसका जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार देगी? देगी? 17 पुलिस वालों की मौजूदगी में आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त चल रहा। हाँ, दुरुस्त चल रहा है, बिल्कुल आपके लिए चल रहा है, हमारे लिए तो नहीं चल रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपसे कुछ नहीं कहना, आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं अपने जाटव समाज के लोगों को कि उन्होंने मान्यवर काशीराम को अपना नेता बनाया, जबकि उनके समाज के लोगों ने मान्यवर काशीराम पर इल्जाम लगाया कि काशीराम बीजेपी की बी टीम है, जनसंघ से पैसा लेके आया, कांग्रेस को हराने आया। जैसे आज हमारे पुराने लोग, ज्यादातर लोग समाजवादी के साथ हैं, पुराने लोग मुलायम सिंह यादव की वजह से समाजवादी के साथ, ठीक मैं क्या, मेरे दोस्तों, मेरी आपसे यही अपील है कि आने वाले क्योंकि चमन भाई को फिर और कुछ तकरीर करना है इनको शायद, तो अभी यही बोलने, मैं आपसे बस यही अपील करने आया हूं कि आने वाली 4 तारीख को जाटव समाज ने, मान्यवर काशीराम ने कहा, जय जाटव समाज के लोगों, अगर तुम ये चाह रहे हो कि तुम्हारे साथ ये कांग्रेसी इंसाफ करेंगे, तुम्हारे साथ ये दूसरे दल के लोग इंसाफ करेंगे, कभी नहीं। 131 सांसद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में है, कितना? 131 SC ST का दलित समाज से ताल्लुक है। उसके समाज के साथ नाइंसाफी हो रही थी, उसकी बच्चियों का रेप हो रहा था, उसके स्कूल नहीं, उसके अस्पताल नहीं, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं, उनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं, उनके इलाके में पूरे शहर की गंदगी को ले जाकर के फेंका जाता था। लेकिन आप मुझे बताइए उन्हें इंसाफ कैसे मिला? कैसे मिला?
जब उन्होंने अपना झंडा, अपना नेता बनाया। मान्यवर काशीराम ने कहा, हे जाटव समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे साथ इंसाफ हो तो काशीराम को अपना नेता बनाना पड़ेगा, नीले परचम को अपना परचम, बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी। तो जाटव समाज का जो पुराना कांग्रेसी था उसने कहा ये काशी आया है, जनसंघ से पैसा पाया है, कांग्रेस को हराने आया, क्योंकि वो पुराना कांग्रेसी था। उसने इल्जाम लगाया मान्यवर पर। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा पिताजी आपने गुलामी की, हम नहीं करेंगे। हमने अपने सरों पर दूसरों के घरों की गंदगियों को फेंका, हम नहीं फेंकेंगे। हमारा भी मुस्तकबिल है, हम भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते, बीएम बनाना चाहते, एसपी बनाना चाहते, आईजी डीआईजी बनाना चाहते, हम भी सियासत करना चाहते। बाप ने कहा जा बेटा, कहते हैं ना जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता। पहले हमको भी कहा जाता था ये नौजवानों की, लौंडों की पार्टी है। आज लौंडे नहीं, लौंडे क्या भाभी है साथ में। तो जिस तरीके से आप लोगों ने मस्जिद के झंडे को उठाया, इसी तरीके से जाटव समाज 11% उसने अपने इस नीले परचम को हाथ में रखा। काशीराम ने कहा सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लो, इंसाफ के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा काशी आया पंजाब से 11% जाटव समाज को लेकर के, ठहराएगी इंसाफ के दरवाजे, सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले लो। बेवकूफ है, पागल है, दीवाना है काशीराम। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन वो नौजवान तो दीवाने थे, वो निकल पड़े, बोले नहीं, काशीराम हमारा नेता, बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी। उसने अगर मगर लेकिन नहीं, उसने ये नहीं देखा इंतजाम क्या, कौन किसको जिता रहा, कौन किसको हरा रहा। उसने अपनी पार्टी को वोट डाला और महज 9 सालों में आपने देखा अपने कौम की बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? उसके इलाकों में अच्छे स्कूल, उसके इलाकों में अच्छे अस्पताल, उसका बेटा डीएम बना, एसपी बना, आईजी बना, डीआईजी बना, सीएम से लेकर के होमगार्ड बना। तुम्हारा बेटा क्या बना? क्या बना? आतंकवाद के मुकदमे में, झूठे मुकदमे में जेल की सलाखों में गया। 20 साल जिंदगी बर्बाद हुई, वापस बाइज्जत बरी होकर के बाहर आया। हुआ कि नहीं हुआ? बैठकर मेरे दोस्तों, आने वाली 4 तारीख को हसनपुर की हवाओं में, फिजाओं में क्या होगा? क्या होगा? किसी के कहने में तो नहीं आएंगे। कोई पैसा देगा तो पॉकेट में रखिए, लेकिन वोट बटन को डालेंगे इंशाअल्लाह। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन और चमन भाई को सपोर्ट किया है। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।